नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इन दिनों दुनिया का एक ऐसा कोना है जो रण क्षेत्र बन चुका है। मिडिल ईस्ट की धरती इस वक्त रण क्षेत्र बनी हुई है। वो रणभूमि जो ये बता रही है, ये संकेत दे रही है कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर तो नहीं खड़ी हो गई है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान इजराइल युद्ध में डायरेक्ट हस्तक्षेप कर दिया है, ईरान के 3 एटॉमिक फैसिलिटीज पर अटैक करके यह बता दिया है कि दरअसल हमने जो किया वो वैश्विक शांति के लिए जरूरी था, लेकिन ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मारा। और यही वजह है कि ईरान अब सीधे तौर पर यह कह चुका है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। जंग अमेरिका ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। अब सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ने जंग सीधी छेड़ दी है, या जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि दरअसल ये सब कुछ इसलिए किया गया, ये प्रिवेंटिव एक्शन है, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। और अगर ऐसा हो जाता तो ये दुनिया के लिए खतरा होता। हमने जो किया वो दुनिया को रक्षित करने के लिए किया, दुनिया की सुरक्षा के लिए किया। इन सब के बीच रूस की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अरागची मॉस्को में मौजूद हैं। जहां एक तरफ उनकी मुलाकात पुतिन से होती है, दूसरी तरफ अभी कई बड़ी उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन जब पुतिन से मुलाकात होती है तो उनकी मुलाकात के बाद सीधे पुतिन की तरफ से ट्रंप और नेतन्याहू से बातचीत की जाती है। इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन से भी बात होती है, सऊदी से भी बात होती है। और साफ तौर पर पुतिन का एक स्टेटमेंट आता है कि भाई अब तो जंग रुकनी चाहिए, और जिस तरीके से अमेरिका ने कदम उठाया है वो सीधा गलत कदम था। यह किसी की संप्रभुता पर हमला था जो कि कतई स्वीकार नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर है कि रूस कहता है कि हम जंग के पक्ष में तो नहीं है, और यही वजह है कि यूएनएससी की बैठक जब होती है तो खास तौर से चाइना, रूस और पाकिस्तान की तरफ से बिना शर्त सीजफायर का प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच रूस से ईरान को काफी उम्मीदें हैं। ईरान लगातार ये कह रहा है कि जंग अभी शुरू हुई है, जो शुरुआत अमेरिका ने की उसका खात्मा हम करेंगे। इजराइल के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है। दूसरी तरफ इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, यानी मिडिल ईस्ट धड़क रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बातचीत का दौर शुरू करने की पहल की जा रही है पुतिन की तरफ से। और ये वही मंत्र है जो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर के मुल्कों को देते आए हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं कि युद्ध किसी भी जंग का समाधान नहीं है। और जब उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से बात की, तब भी 45 मिनट की इस बातचीत में उन्होंने कहा कि संवाद से रास्ता निकल सकता है। तो क्या पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी मंत्र को पकड़ लिया है? क्या पुतिन का ये जो मोदी मंत्र है वो ईरान इजराइल के युद्ध को रोक देगा, या फिर दोनों मुल्क जिस तरीके से अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिस तरीके से अमेरिका डायरेक्ट हस्तक्षेप करके सामने आ चुका है, जिस तरह से रूस की तरफ से सैन्य अभ्यास की शुरुआत भी हो चुकी है, क्या आने वाला वक्त खतरे की घंटी अभी से बजा रहा है? इन तमाम परिस्थितियों पर आज हम खुलकर बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट की ये आग क्या दुनिया को जलाएगी, या फिर मोदी मंत्र से ही इस जंग का अंत संभव होगा। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए कुछ ही देर में हमारे साथ रण क्षेत्र के आज के खास अतिथि भी जुड़ जाएंगे। उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर। मिडिल ईस्ट की धरती एक बार फिर वैश्विक जंग का अखाड़ा बन चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में अब अमेरिका खुलकर कूद चुका है। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद इजराइल ने 6 एयरबेस पर बमबारी कर युद्ध को और भड़काने का काम किया है। इस हमले में अब तक 950 ईरानी नागरिकों की मौत और 3450 से ज्यादा
घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं युद्ध के इस भयानक मोड़ पर दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था UNSC की आपात बैठक हुई, जिसमें अमेरिका की कार्रवाई पर तीखी बहस छिड़ी, जिसमें अमेरिका ने साफ कहा कि अब निर्णायक कार्रवाई का समय है और ईरान पर आरोप लगाया कि वो छिपकर परमाणु हथियार बना रहा है, साथ ही इजरायल को मिटाने की मंशा रखता है। रूस ने अमेरिका के कदम को अंतर्राष्ट्रीय शांति पर हमला बताते हुए उसकी निंदा की और उसे इराक युद्ध की याद दिलाई। चीन ने भी अमेरिकी हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कूटनीति से हल निकालने की मांग की। ईरान ने बैठक में अमेरिका इजरायल पर मिलकर कूटनीति की हत्या करने का आरोप लगाया। तुर्की, कतर और सऊदी अरब ने भी चेतावनी दी है कि ये पूरे युद्ध क्षेत्र को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान ने NSC की इमरजेंसी बैठक बुलाकर मुस्लिम जगत को लामबंद करने की कोशिश की। इन सब से ये तो साफ है कि मध्य पूर्व में छिड़ी जंग अब वैश्विक शक्ति संघर्ष का रूप ले चुकी है। इस युद्ध की पिच पर अब अमेरिका खुलकर उतर चुका है। रूस की भूमिका पर अब वैश्विक निगाहें टिकी हुई हैं। रूस ने भले ही अमेरिका के हमलों की कड़ी निंदा की है, लेकिन अब तक सैन्य रूप से मैदान में उतरने से परहेज ही किया। पुतिन ने तटस्थता का कारण इजरायल में रह रहे 20 लाख रूसी मूल के नागरिकों को बताया, पर सवाल उठ रहा है कि क्या रूस अपने पुराने सहयोगी ईरान को मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ अब इस युद्ध में बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री आज रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। इस मीटिंग का मकसद साफ है। ईरान चाहता है कि रूस अब केवल निंदा से आगे बढ़े और खुलकर सैन्य सहयोग करे। अब सवाल उठता है कि क्या रूस हथियार उठाएगा या चुपचाप देखता रहेगा। इस रण क्षेत्र का अगला चैप्टर अब मॉस्को में लिखा जा रहा है। दुनिया की निगाहें उस डिप्लोमेटिक टेबल पर टिकी हैं, जहां ईरान रूस से उम्मीद लगाए बैठा है। अगर रूस इस युद्ध में कूदता है तो सिर्फ पश्चिम एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का युद्ध बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग क्या पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी, या फिर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं, संवाद से ही रास्ते निकलते हैं, और पुतिन ने ये जो मोदी मंत्र दोनों ही देशों के सामने रखने का प्रयास किया है, क्या इससे ये जंग रुक जाएगी? बड़ा सवाल है। सवालों के जवाब ढूंढने उससे पहले इस वक्त वॉर ब्रेकिंग आ रही है। आइए जल्दी से आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। क्या आ रही है खबर? खबर है कि ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया है। सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मोर्टार दागे गए हैं। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बड़ा हमला किया है। सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर यह हमला किया गया है। ईरान पहले ही कह रहा था कि अमेरिका को सबक सिखाना है। अमेरिका ने यह जंग शुरू की है, खत्म हम करेंगे। और सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मोर्टार से हमला किया गया। अब सवाल यह है कि इस हमले के बाद अमेरिका का रुख क्या रहने वाला है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जिसमें ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला किया है। सीरिया में मिलिट्री बेस पर मोर्टार से हमला किया गया है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग। इस सब की एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। एक तरफ ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया है, दूसरी तरफ इजराइल ईरान टकराव से जुड़ी हुई खबर यह भी है कि ईरान के समर्थन में रूस का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। यानी क्या युद्ध के मैदान में रूस उतर सकता है? यह सवाल अब सामने आने लगा है, क्योंकि ईरान के समर्थन में रूस का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। तो दो बड़ी खबरें हैं, दोनों अलग अलग ध्रुव पर अगर देखें तो एक तरफ
अमेरिका साफ तौर पर कह रहा है कि ये सीधी जंग नहीं है, ये टारगेट किया गया था, ये जो एक्शन लिया गया था ये सिर्फ एटॉमिक फैसिलिटीज पर लिया गया एक्शन था, ये जंग नहीं है। लेकिन ईरान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर माना है और यही वजह है कि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया था कि जंग अमेरिका ने शुरू की, खत्म हम करेंगे। एक तरफ सीरिया में मिलिट्री बेस पर, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या रूस भी अब युद्ध के इस मैदान में उतर सकता है? आइए इसी वॉर ब्रेकिंग के साथ अब आज के अतिथियों से आपका परिचय करा देती हूं। स्क्रीन पर प्लीज लेकर आइए। स्वागत करते हैं, हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। हमारे साथ इस वक्त जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट RLN राव साहब जुड़ रहे हैं, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ मैं देख रही हूं कि इजराइल से हमारे साथ बेहद खास अतिथि जुड़ चुके हैं, इजराइल मामलों के जानकार डॉक्टर एरोन अब्राहम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एरोन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ ही आज ये शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि पहले भी जब ये वॉर जैसी स्थिति थी तब आपने कहा था कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन अब क्या वाकई पता चल रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है? इजराइल में अभी के क्या हालात हैं और इन हालातों में जो इजरायली नागरिक हैं उनके अंदर क्या है? डर है, आक्रोश है, या फिर राष्ट्रवाद की भावना के साथ आगे बढ़कर सामना करने की ताकत? क्या चल रहा है अभी इजराइल में? चलो, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल सबके लिए, सारे पैनलिस्ट के लिए और सारे व्यूवर्स के लिए, सुदर्शन के जितने भी व्यूवर्स हैं सबको सलाम, नमस्ते, जय भारत और जय इजराइल। देखिएगा, फ्रॉम द डे वन, जब से ये लास्ट कितना दिन, 11 दिन हो गए हैं हमारे ख्याल से, अभी सबसे हमारा कभी मोरल डाउन नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, और हम लोग इकट्ठे हैं, बिल्कुल एक हो गए हैं। और जैसा कि कल की हिस्ट्री में भी, कल की उसमें भी हमने बताया था कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। आज भी कुछ 4 या ऐसे कुछ मिसाइल्स आए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ होगा। लेकिन कोई एक नॉर्थ में गैलीली जो एक एरिया माना जाता है उसमें आया है वो एक मिसाइल, लेकिन उसमें इस वाले अटैक में ना तो कोई ज़्यादा माल का नुकसान हुआ है और ना ही जान का कोई, और 72 आवर से भी हमारे ख्याल से ज़्यादा हो गए। अभी तक किसी भी अटैक के बाद किसी भी इजरायली की डेथ नहीं हुई है। अच्छा, अब हमारे मोरल और हमारे उसकी बिल्कुल, हम लोग अभी बिल्कुल दृढ़ वो है हमारी, वो है, और हम लोग बहुत मजबूत हैं। माफ़ करिएगा, एक टाइम जब हम भारत में रहते थे तो हमारी हिंदी बहुत अच्छी थी, यहाँ की हिब्रू और इंग्लिश बोल बोल के। आपकी हिंदी अभी भी बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, अभी भी बहुत अच्छी है जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो अब क्या है कि जैसा कि हम लोगों के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इजरायली जितने देशभक्त होते हैं, हम किसी से वो नहीं करना चाहते, कंपैरिजन नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोगों में, जैसे भारतवासियों में देशभक्ति, हम भारतीय इजरायली हैं। जब हम भारत में थे तो हमें भारत के प्रति भी जो प्रेम और ये सब कुछ जो है ना, कूट कूट के भरी हुई थी वहाँ पे, आज भी है भारत के लिए। इसलिए तो हम आपके पास आते हैं चैनल पे। और इजराइल के लिए भी जो भी कहिए, डिवोशन, प्रेम और मातृभूमि का प्रेम है, जो भी, यहाँ मातृभूमि नहीं बोलते हैं तो लैंड ऑफ इजराइल बोलते हैं। तो इसको हम संभालने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर, सब लोग तैयार हैं बिल्कुल। आर्मी अपना काम कर रही है और हमारी लेडीज जो अपना काम कर रही है, घरों को संभाल रहे हैं, और जो आर्मी में जितनी भी लेडीज हैं वो अपना काम कर रही हैं। हम डॉक्टर हैं तो हम अपने जो हमारी जो वो है मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम पूरा कर रहे हैं। तो किसी भी हालत में या किसी भी तरह से अगर ये दुनिया सोचती है कि हम लोग टूट रहे हैं, मोरली डाउन हो रहे हैं, इकोनॉमिकली हम डाउन हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग बिल्कुल किसी भी हालत में भी हारने की तो 1.001% भी हम लोगों की ऐसी कंडीशंस है नहीं है, लेकिन हर हालत में हम लोग बिल्कुल सुदृढ़ और बिल्कुल अच्छे से बने रहेंगे।
बिल्कुल, डॉक्टर एरोन की बातों से ही लग रहा है। देखिए, और जब राष्ट्रवाद की भावना अंदर भरी हो कूट कूट कर, जहां पर बच्चे बच्चे को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती हो, उसके लिए डर जैसा शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं होता। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति है, डॉक्टर साहब, एक और सवाल, बहुत छोटा सा जवाब इसका जरूर चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका ने अब डायरेक्ट हस्तक्षेप किया है और ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में अब इसकी चर्चा हो रही है। जिस तरह से अब नेतन्याहू साहब ने कहा कि थैंक यू ट्रंप, क्या अमेरिका के आने से इजराइल को एक नई ताकत मिली है, या फिर ये ताकत तो मिली लेकिन दूसरी तरफ जो परिस्थिति बनी वो थोड़ी सी खतरनाक भी हो चुकी है? लगता है आपको ऐसा? नहीं, देखिए, खतरनाक तो नहीं है, अभी तक ऐसा कोई खतरा है नहीं है, देखिएगा। और जहां तक हमारे मिस्टर नेतन्याहू ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप को थैंक यू बोला है, और इसके बाद जो इजराइल नहीं कर सकता था, जो B-2 बॉम्बर्स जो हैं, अपने अनुज सर के लिए ज़्यादा मालूम है इसके बारे में, वो इजराइल नहीं कर सकता, वो अमेरिका ने कर दिया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत रेसिड्यू, जो कुछ भी बचा हुआ था, वो अमेरिका ने कर दिया। तो अभी इजराइल का पूरी तरह से बर्डन बहुत कम हो गया है, और अभी एक 90,000 टन का एक जखीरा अमेरिका से अभी लैंड हुआ है, 1 या 2 दिन हुए हैं। शायद ऐसा भी लग रहा था, दिस इज माई पर्सनल व्यू, ऐसा भी लग रहा था कि ये हमारे आयरन डोम की जो वेपन्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो शायद इससे अगर ये जखीरे में अगर वो निकल आए या है, तो ये भी ये इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी हम लोग न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। तो एक बिल्कुल सही है, अमेरिका का साथ मिलने से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब करेजियस और ज़्यादा वो हो गए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि अब तो मतलब जीत तो लिया है हम लोगों ने, जिस तरह से कि हमारा और अमेरिका का पूरा ईरान के एयर स्पेस पे कब्जा है। तो इसका मतलब ये है कि 60-70% तो अनुज सर बताएंगे कि कितनी % जीत हमारी हो गई है। अच्छा, अब क्या है कि एक आप बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक भी कह रहे हैं कि एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अमेरिका जैसा आया तो चीन भी अब थोड़े से वो होने लगे, रसिया भी कुछ करने वाले हैं, हो सकता है, जैसा कि आपकी इस क्लिप में शुरू में बताया था कि उन्होंने अपना कुछ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। तो इससे लोगों की मतलब एक तरह से एक डाउट हो रहा है, या फिर एक वो है मन में एक कौतूहल हो रहा है कि अब देखिए क्या होता है। अगर रसिया डायरेक्ट कूदता है तो अमेरिका और रसिया डायरेक्ट, फिर इसके बाद शायद चाइना कूद जाए। लेकिन एक कोलिशन यहाँ पे भी बन रहा है यूरोप का, इजराइल और अमेरिका के साथ। जैसा कल हमने बताया था, कीर स्टारमर ने अपनी तैयारी कर ली है, और शायद उन्होंने अपने प्लेन्स वगैरह मिडिल ईस्ट में भेज दिए होंगे। अब इसके बाद अगर ये रसिया अगर कूदता है तो यूरोप के फिर सारे लोग जो प्रो इजराइल हैं और प्रो अमेरिका है, तो पूरे के पूरे एक कोलिशन ये बनेगा। वहां रसिया, चाइना, ईरान और वहां के 1-2 मुस्लिम कंट्रीज जो भी उनको सपोर्ट करती हैं वो हो जाएंगी, और पूरी तरह से ये सारे सुन्नी मुस्लिम राष्ट्र जो है ना वो हमारे फेवर में रहेंगे। आज भी हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अब ये जो है ना ये 2 ग्रुप में ऐसा बन रहा है ऐसा समीकरण। तो देखो अब क्या होता है, यानी 2 ग्रुप बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी उस पर लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। लेकिन अनुज सर, अब आपके पास आ रही हूँ। जो बातें डॉक्टर एरोन ने कही, दरअसल हम सभी ये जानना चाहते थे कि वहां का इजरायली नागरिक क्या सोचता है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो डॉक्टर एरोन ने बता दिया कि कोई ऐसा डर नहीं है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस भरा हुआ है, और ये कॉन्फिडेंस राष्ट्रवाद की भावना से ही आता है। लेकिन जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, अभी जो ब्रेकिंग आपने भी देखी कि अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान ने अटैक शुरू कर दिया। ईरान ने पहले ये कहा था कि जंग शुरू की, अमेरिका ने खत्म हम करेंगे। अमेरिका ये कहता है भाई हमने तो जंग की ही नहीं, क्योंकि जंग के लिए तो हमें दूसरे प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर ईरान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर माना, इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना, और अब जो एक्शन लिया जा रहा है ईरान की तरफ से, किस तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को आप देख रहे हैं, पूरा घटना चक्र कहां जा रहा है, जबकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि हमने तो भाई जो भी किया था ये प्रिवेंटिव एक्शन था, हमने दुनिया को अशांत होने से बचाया है। रूस क्या ये बात समझ पाएगा? जय हिंद। जय हिंद। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर अमेरिका की बात रूस को समझ में आती तो इतने साल कोल्ड वॉर नहीं चलती। अगर ये जो बिल्कुल डिस्टिंक्ट जो धड़े बने हुए हैं दुनिया में, वो
कभी भी साथ नहीं आ सकते। ये बात आप लावणी मान लीजिए, ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। इसको कभी भी हम नहीं, जो अगर अमेरिका कुछ करेगा तो वो कभी भी रशिया के को समझ में नहीं आने, और उनको दे विल नॉट अग्री टू। तो नॉर्मल रिएक्शन है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, या आप उसको जो भी कहना चाहें वो किया, तो रूस का क्या रिएक्शन होगा ये पता था। ये भी मालूम था कि कोई ना कोई रशिया जाएगा और फिर वहां से कुछ मांगने का प्रयास करेगा। आज की परिस्थिति में रूस ऐसी हालत में नहीं है कि वो डायरेक्ट इनकी कोई मदद कर सके। फिजिकल हथियार दे सकते हैं, लेकिन वो हथियारों को चलाना आना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखिए, हथियार रशिया के, चाइना, ईरान के पास पहले से हैं। S-300 उनके पास पहले से है, लेकिन जिस प्रकार से अक्टूबर में इजराइल ने हमला किया था, बिल्कुल 100 एयरक्राफ्ट लेकर के आए, पूरी तरह से उनके बड़े बड़े एयर डिफेंस के जितने भी जगह थी उनको न्यूट्रलाइज किया, डिग्रेड किया और वापस चले गए। कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद अभी भी, ये कल भी मैं आपके चैनल पे बोल रहा था सुरेश जी के साथ, और मैं आज फिर इसको रिपीट करूंगा। नॉर्मली इट शुड नॉट बी डन, लेकिन आई विल रिपीट कि क्या होता है कि जब आप इस प्रकार का युद्ध लड़ रहे होते हैं, जो कि आप 1200-1500 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से, तो सारा युद्ध जो है वो, इसको अट्रिशन वॉरफेयर हमारी लैंग्वेज, आर्मी की लैंग्वेज में कहा जाता है। और अट्रिशन वॉरफेयर का मतलब ये होता है कि आप एरियली नॉन कॉन्टैक्ट वेपन्स से इतना अट्रिशन करें शत्रु पक्ष के ऊपर कि वो बाध्य हो जाए घुटनों पर आकर के आपकी शर्तों को मानने के लिए। तो यही गेम चल रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एयर स्पेस की। जो आप देख रहे हैं कि जितने भी हथियार हैं वो सब एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी फिजिकल बैटल नहीं हो रही है। सीरिया में जरूर शायद अगर वो कुछ करेंगे तो उसमें फिजिकल बैटल होने की गुंजाइश है, लेकिन कोई इस प्रकार की कॉन्टैक्ट बैटल नहीं हो रही है। नॉन कॉन्टैक्ट काइनेटिक वॉरफेयर है, और इसमें इजराइल के पास ईरानी एयर स्पेस का टोटल कंट्रोल है। जितने भी एयर डिफेंस के सिस्टम्स थे ईरान के, वो बिल्कुल, उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए कि इजराइल वाले जब ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, बिल्कुल पिन पॉइंटेड, नो कोलेटरल डैमेज। क्योंकि मेरा यह मानना है कि कोई भी प्रोफेशनल आर्मी नहीं चाहती कि कोलेटरल डैमेज हो, और यही इजराइल की आर्मी की कहीं ना कहीं मुझे लगता है शक्ति है कि वो कोलेटरल डैमेज इंश्योर कर रहे नहीं हो। उसमें एक तो एयर स्पेस का उनको फायदा हो रहा है, और दूसरा जो सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर लावनी इजराइल की आर्मी का है, वो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। और जिस प्रकार से मोसाद ने ईरान के अंदर एक बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस इकोसिस्टम तैयार करके रखा हुआ है, उसकी वजह से उनको लगातार परफेक्ट रियल टाइम एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिल रही है। मैंने अपने खुद के करियर में, 4 दशकों के करियर में, और उसके अलावा जितना मेरा मिलिट्री हिस्ट्री का ज्ञान है, किसी भी लड़ाई में एक दिन में इतने सारे जनरल्स को हताहत होते हुए नहीं देखा, इतने सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक हमले में हताहत होते नहीं देखा। सब लगभग सारे न्यूक्लियर उनके प्लांट्स को उसी एक हमले में नुकसान पहुंचते हुए नहीं देखा। ये न भूतो न भविष्यति टाइप ऑफ अटैक था जो फ्राइडे द 13th को हुआ था। तो ये मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से इन 2 फोर्स मल्टीप्लायर्स की मदद से वो ये काम कर रहे हैं। अब आपका प्रश्न लावणी कि क्या होगा, सीरिया में उन्होंने हमला कर दिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी और चैनल पे यही बात कर रहा था कि पहली बात तो शायद ईरान जो है वो अमेरिका के बेसिस पर हमला ना करे, और अगर वो करेगा भी तो एकमात्र जगह जो है वो सीरिया है, क्योंकि सीरिया में ईरान के वहां पर उनके जो 2-4 बनाए हुए जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो फंक्शनल वहां पर हैं, और वहां पर उनका थोड़ा बहुत ग्राउंड के ऊपर कुछ उनका इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा। तो मेरा ये मानना है कि यही बात हम कर रहे थे, और वही हुआ। अगर आप जो कह रही हैं वो सही है तो वही हुआ है, लेकिन अमेरिकन बेसिस पे हमला करना इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। लेकिन जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, राव साहब आपके पास आ रही हूँ, जिस तरीके से ये पूरी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन बन रही है, वेस्ट की अगर हम बात करें तो हमने ये देखा है कि ये पूरा जो एरिया है ये ना पावर वैक्यूम वाली, जो हम जिस पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या रूस किसी तरीके से डायरेक्ट उसमें युद्ध में कूद कर कोई हस्तक्षेप करेगा, लेकिन देखिए रूस ने भी क्या किया, उसने इस वैक्यूम को, पावर वैक्यूम को भरने की कोशिश की, लेकिन कूटनीति से। वो भी कह रहा है कि बातचीत से, संवाद से ही रास्ते निकाले जाए। लेकिन एक तरफ वो कह रहा है कि संवाद करिए,
एक तरफ जब ईरान के विदेश मंत्री की मौजूदगी, अरागची की मौजूदगी मॉस्को में है, उसके बाद पुतिन साहब नेतन्याहू से भी बात करते हैं, ट्रंप से भी बात करते हैं, वो ईरानी राष्ट्रपति से भी बात कर लेते हैं, सऊदी अरब में भी फोन घुमा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ युद्धाभ्यास शुरू कर देते हैं। तो ये दो चीजें एक साथ होना, ये एक साथ कैसे कूटनीति चल रही है, ये क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है रूस की तरफ से? राव साहब देखिए, मैं ये एक बहादुर साहब से ये डिफर करना चाहता हूँ कि ये जो राव साहब का ऑडियो प्लीज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। जी, आप सुनाई दे रहा? हाँ सर बोलिए। जी सर बोलिए। बहादुर साहब से ये थोड़ा डिफर करना चाहता हूँ। देयर इज नो लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन रशियन फेडरेशन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट वन पॉइंट टाइम, बट फॉर द नियोकॉन्स ये दोनों दोस्त बनने के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे। आपको याद होगा सब, हिलरी क्लिंटन और रशिया का जो रीसेट बटन भी दबाया था, ये काम चल रहा था। अभी इस समय पे रशिया को मेन इंपॉर्टेंस जो है, बहुत मुख्य ये है, यूक्रेन में वो काम जो लड़ाई चल रही है वो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया ये किसी भी हालत पे नाटो को अपना बॉर्डर तक लेके आना नहीं चाहती, वो प्रिवेंट करना चाहती है। और इस लड़ाई के बीच में जहां सारे वेस्ट का और जो इंटरेस्ट अभी मिडिल ईस्ट पे, पूरा नजर मिडिल ईस्ट पे है, और जितना अच्छा वो यूक्रेन में कर सकता है, ये सिचुएशन को एडवांटेज लेके यूक्रेन में जितना वो कर सकता है, जितना टेरिटरी ले सकता है, जितना अपना स्थिति मजबूत कर सकता है, वो उसके लिए ट्राई करेगा। और ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास है, कुछ नहीं करेगा। आप ये मान के चलिए, कोई भी कंट्री वेस्ट में या रशिया हो, इंडिया हो, अपने मन में ईरान को न्यूक्लियर पावर बन के रहने के लिए कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये 100% है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये अयतुल्ला के हाथ में न्यूक्लियर वेपन देना पूरा दुनिया को तबाह करने का है। नोबडी एक्सेप्ट दैट। आप मान के चलिए, बाहर कोई भी कुछ भी बोलेगा, कोई नहीं चाहता है कि और एक इस्लाम देश जो पाकिस्तान जैसा एक न्यूक्लियर पावर बन के बाहर है। तो रशिया कुछ नहीं करेगा। और जो पुतिन साहब का जो स्टेटमेंट है, अभी इजराइल में 20 लाख रशियन बोलने वाले लोग हैं, ये एक इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बहुत बड़ा हमारा जो लोग है वो इजराइल में रहते हैं, तो वो रिश्ता है इजराइल के बाद। और इजराइल का रशिया का रिलेशनशिप भी उतना बुरा नहीं है। और ट्रंप आने के बाद अमेरिका और रशिया के रिलेशन भी उतना बुरा रही है जैसा बाइडेन के टाइम पे था। तो रशिया मेरे हिसाब से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। हाँ, कोई आवाज बोलेगा, इधर उधर बोलेगा, जैसे हम लोग भी बोल रहे हैं। हमने भी ईरान के अध्यक्ष जी से बात किया, बोला है कि शांत बनिए, डीएस्केलेट करिए, ये सब हमने भी बोला है। तो मेरे मत में अब रशिया यहाँ कोई ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन फिर ईरान सर, मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ, फिर ईरान इतना क्यों कूद रहा है? ईरान अगर आप देखें तो लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। वही मैं आ रहा हूँ। ईरान जब भी जैसे पाकिस्तान जैसा बिहेव कर रहा है, अगर ईरान को रिटालिएट, अमेरिका के ऊपर रिटालिएट करने के लिए क्षमता अब तक बची रहती, तो जितने भी मिडिल ईस्ट में, यहाँ बहरीन में, कतार में बहुत बड़े बेसिस है अमेरिका का, उसके ऊपर अब तक मिसाइल डाल दिए होते, बैलिस्टिक मिसाइल। अब तक कुछ नहीं किया है। अगर वो कर सकता था, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अब तो रुकने के लिए प्रयत्न भी करता, अभी नहीं किया है। तो ये भी इजराइल का भी 2-3 मिसाइल डाल रहा है, जो भी कम हो गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी माधुर साहब को भी मैं इसमें करना चाहता हूँ। माधुर साहब, आप देखिए, जो जितने मिसाइल छोड़ रहे हैं उसका नंबर कम होता जा रहा है। और आपने बोला था कि पूरा एयर सुपीरियरिटी है। मेरे नॉलेज के हिसाब से ये लिक्विड फ्यूल का मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, सॉलिड फ्यूल नहीं है। इसको फ्यूलिंग करना पड़ता है, जो परफेक्ट इंटेलिजेंस के पास और टोटल एयर सुपीरियरिटी के पास, ये सारे मिसाइल्स अगर फ्यूलिंग के स्टेज में भी उड़ा सकते हैं, तो ये कोई मिसाइल्स मेरे हिसाब से जो 12,000 मिसाइल्स है
अभी इतना है उतना है, ये करने की स्थिति में मेरे हिसाब से वो बहुत नहीं, डाउटफुल बिल्कुल, होगा कि ये जी। करने की स्थिति में ईरान है नहीं अभी है नहीं, क्योंकि सिचुएशन इस तरीके से बन रही है कि ईरान अभी उस सिचुएशन में है नहीं। हालांकि इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लगातार ईरान इजराइल वॉर से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कार्रवाई की है, कार्रवाई लगातार कर रहा है, जिस पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि इजराइल पर लगातार ड्रोन अटैक ईरान कर रहा है। दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन बड़ा अटैक नहीं हो रहा। ईरानी ड्रोन हमले से सेना सतर्क है। बंकरों में लाखों नागरिक छिपे हुए हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत कॉमन होता है इजराइल में, बंकर्स में चले जाते हैं यहाँ के नागरिक, क्योंकि चारों तरफ से ये घिरा हुआ है दुश्मन देशों से। और ऐसे में जब ईरान की तरफ से हमला हो रहा हो तो इजराइल पर लगातार ड्रोन अटैक कर रहा है ईरान। ईरानी ड्रोन हमले से सेना सतर्क नजर आ रही है। इन सब के बीच बंकरों में लाखों नागरिक छिपे हुए हैं, और लेकिन दूसरी तरफ तैयारी भी जारी है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने कार्रवाई की है। आईएसी वॉर ब्रेकिंग के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा। रण क्षेत्र में लगातार हमारी चर्चा जारी है, वॉर से जुड़ी हुई हर एक खबर आपके बीच रख रहे हैं, और मुद्दा सबसे बड़ा यह है कि ये जो स्थिति मिडिल ईस्ट में बनी है, क्या ये दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रही है? चर्चा जारी है। स्टेटमेंट आया है, ये कहा जा रहा है कि क्या वाकई जो परिस्थिति बनी हुई है वो दुनिया के लिए घातक हो रही है, या फिर ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है पुतिन की तरफ से कि बातचीत की टेबल पर ही सब कुछ समाधान निकलना चाहिए। दूसरी तरफ जैसे हमारे साथ एरोन साहब जुड़े हुए हैं। एरोन साहब, एक बात तो बहुत समझने वाली, ये जो परिस्थिति बनी हुई है, आपने मेजर जनरल अनुज जी को भी सुन लिया, राव साहब को भी सुन लिया, लेकिन रूस जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहा है, रूस जिस तरीके से युद्धाभ्यास कर रहा है, हालांकि अभी ये दोनों ही गेस्ट ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनेगी कि वो डायरेक्ट वॉर में कूदे, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो इजराइल इसके लिए कितना तैयार है? अगर रूस की अपनी सैन्य ताकत इसमें इन्वॉल्व हो जाती है तो इजराइल इसके लिए कितना तैयार है? देखिएगा, सैनिक में ये इजराइल के वो कोई थल सेना तो आने वाली है नहीं इजराइल में रसिया से। हाँ, ये तो अभी अनुज साहब भी बता रहे थे कि किस तरीके से वॉर हो रही है, एरियल वॉर्स हैं ये सारी। जो भी वॉर होगा वो ड्रोन्स और मिसाइल से होगा, या फिर उनके ये एरोप्लेन यहाँ आके बम्बार्डमेंट करें, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उनके पास सिर्फ एक ही चारा रहेगा कि वो ईरान को लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली और वेपन वाइज वो सपोर्ट कर सकते हैं। उनकी सेना ईरान में आके तो लड़ने वाली है नहीं है। तो इसका ये चाइना का भी है, यही नॉर्थ कोरिया का भी है। तो ये लोग जो हैं, अच्छा दूसरी बात एक और है, अब इसके इनके सपोर्ट के लिए ज़्यादा इजराइल को और अमेरिका को चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो 6 बड़े एयरपोर्ट हैं ईरान, वो सब इजराइल ने ब्लास्ट कर, वो तबाह कर दिए वो। तो अब इनके कोई प्लेन अगर कोई हथियारों का जखीरा अगर लेके उतरेगा तो वो नहीं उतर पाएगा। और हमारे ख्याल से ये हम पहले दिन से ही सोच रहे थे कि इनके एयर बेसिस को, जो एयर पट्टियां हैं, जो हवाई पट्टियां हैं, इनको उड़ा देना चाहिए इजराइल को। वो बात सही हुई, लेकिन थोड़े लेट हो गए, बोले उनको शुरू में ही कर देना था। वो शायद इसलिए नहीं कर पाए कि उनको जल्दी होगी कि अटैक करेंगे, लौट के आएंगे, अटैक करेंगे। अब जब उन्होंने पूरी तरह से ईरानी एयर स्पेस को कब्जा कर लिया है तो अब वो कर रहे हैं। तो ये सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, अब एक बात और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों की कर लेते हैं, जो अपने सुन्नी लोग हैं। मोस्टली ऑल आर सुन्नी, नॉट मोस्टली, एवरी अदर कंट्री देन ईरान इज ए सुन्नी कंट्री, सुन्नी मुस्लिम कंट्री इन मिडिल ईस्ट। तो इनका जो सबसे पहले का, और हमारे ख्याल से अनुज सर ने पहले ही बताया था, पहली या दूसरी उसमें, कि ईरान का जो ये आयतुल्ला आया था अपने पावर में, उसने सबको क्रिटिसाइज किया था कि जितने भी ये अरब ममालिक हैं, जितने भी अरब किंगडम्स हैं, ये सब के सब हराम हैं। और एक दो बातें और उन्होंने ऐसी कही थी जिससे पूरी तरह से ये पूरा अरब वर्ल्ड, सुन्नी वर्ल्ड उनके अगेंस्ट हो गया था। तो इनकी भी आने की कोई उम्मीद है नहीं है, और किसी में है भी नहीं, कोई कुवत भी नहीं है ऐसी। सऊदी अरेबिया भी नहीं आएगा, बहरीन और क्योंकि वो तो पर्दे के पीछे की कहानी है ना, वो तो अंदर की लड़ाई है। वो तो बहुत खुश हो रहे हैं इस परिस्थिति में, ईरान के साथ हो रहा है, बिल्कुल वो खुश हो रहे हैं। आपने हमारे शब्द अपने मुंह से छीन लिए हैं, आपने हमसे छीन लिए हैं। बस यही कहने वाले थे कि इंटरनली, इवन इफ सपोज यूरोप और कोई और दूसरा, इवन अमेरिका भी नहीं अगर साथ में आता ना,
तो इनका पूरी तरह से सपोर्ट मिलता रहता है अपने सुन्नी देशों का। तो इससे इजराइल अड़ा रहेगा और वो रहेगा। तो अब ये सिनेरियो है। भारत तो बहुत अच्छा मतलब दोनों तरफ उनके अच्छे रिश्ते, हमारे रिश्ते हैं। भारत, हम भारतीय हैं, भारतीय इजरायली हैं। तो अब देखो, भारत तो यही है कि भाई डीएस्केलेट करो या फिर डायलॉग से बात करो या फिर ऐसे करके ये ऑप्शंस दिए हैं मोदी जी ने। ठीक है, तो अब इस पे देखो कहां तक काम होता है। ठीक है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा वॉर ब्रेकिंग की तरफ भी हम बीच बीच में चलते रहेंगे। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त ये है कि इजराइल का ईरान की एविन जेल पर हमला हुआ है। इजराइल रुक नहीं रहा है। हमले से ईरान की एविन जेल को भारी नुकसान पहुंचा है। एविन जेल के कई कर्मचारी मारे गए हैं, ये भी खबर, ऐसी खबर भी आ रही है। इजराइल का ईरान की एविन जेल पर हमला हुआ है। ये एविन जेल इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर्स बताया जाता है कि यहाँ पर उन्हें रखा गया था, और ऐसे में इजराइल की तरफ से ईरान के इस एविन जेल पर हमला भी अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है। मैं इसी ब्रेकिंग के साथ अनुज जी आपके पास आना चाहती हूं कि इजराइल एक के बाद एक, जैसा आपने पहले भी कहा कि बहुत टारगेटेड अटैक कर रहा है। इजराइल का एक भी अटैक, वो खास तौर पर अगर हमें याद है तो नेतन्याहू साहब ने भी कहा था कि हमारा झगड़ा जनता के साथ नहीं है, सत्ता के साथ है। और यहां पर भी अगर आप देखें तो ये जो जेल है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जेल कही जाती है, तो कहीं ना कहीं से उनको भी एक ये आधार दे रहे हैं, एक बेस दे रहे हैं इस तरीके के हमले से। तो क्या आपको लगता है कि इजराइल की पोजीशन हर वक्त स्ट्रांग है? भले ही लोग कहते रहे कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, भले ही लोग कहते रहे कि इजराइल जो है वो हमारी संप्रभुता पर अटैक कर रहा है, लेकिन इजराइल बहुत नपी-तुली प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं बताना चाहता हूं, पहले तो मैं राव साहब से पूरी तरह अग्रीमेंट में हूं। जो भी उन्होंने कहा 100% आई एग्री विद हिम। मैंने जो बात कही थी वो एक कॉन्टेक्स्ट में कही थी। अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में कभी भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, परमानेंट एनिमी नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होता है। ये बात हजारों बार कही जा चुकी है और सब समझते हैं। तो आज की जो परिस्थिति है उसमें रशिया का कोई भी इंटरेस्ट अमेरिका के किसी भी इंटरेस्ट के साथ अभी मेल नहीं खाता। तो अभी की परिस्थिति में मेरा कहना था कि किसी भी प्रकार से अमेरिका की बात रशिया को समझ में आने वाली नहीं है, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो ईरान हो। पहली बात। दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूं, ये जो आपकी खबर है उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। बहुत अच्छी खबर आपने बताई है। वो ऐड ये कर रहा हूं कि उस जेल को नुकसान पहुंचाने के लिए ये हमला नहीं हुआ है। ये हमला हुआ है उस जेल के दरवाजों पर, तमाम गेट, क्योंकि एक्यूरेट इंटेलिजेंस है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि इजराइल ने पहले कह दिया था कि हम ईरान के लोगों के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं। और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने आज सुबह किया, करिए डॉट को उससे लावनिंग। उन्होंने आज सुबह कहा था कि ईरान के लोगों को इस मुल्ला रजीम के खिलाफ उभर उठ के आना चाहिए। और ये तमाम इस जेल में वो कैदी हैं जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या इसके मुल्लाओं के खिलाफ बोलने वाले हैं या राजनीतिक कैदी हैं या उस समय। तो वो चाहते थे कि किसी प्रकार से जेल तोड़ दी जाए, जेल के जो मेन लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए ताकि वहां से लोग बाहर निकल सके। और वो बाहर निकल करके वहां पर मोसाद और वो जो वहां की जो पॉपुलेशन है उसको सिनर्जाइज करें, उसको कहीं जाकर के उसको अभी आगे एक्टिवेट करने की जरूरत है। अभी वहां पर उनको जो मोबिलाइज करने की जरूरत है, वो मोबिलाइजेशन कौन करेगा? जो ग्राउंड लेवल लीडरशिप कौन बचाएगा? तो मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरा मानना यह है कि ये जो इस जेल पे हमला हुआ है उसकी वजह यही है कि वो चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं और अच्छे लोग हैं जो ईरान का भला चाहते हैं, वो इस जेल से बाहर निकले और वो फिर वहां पर सिनर्जाइज करके वहां की ओपिनियन को मोबिलाइज करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से ये उसका है और इसको कनेक्ट करना पड़ेगा आज सुबह के ट्रंप के स्टेटमेंट से, जब उन्होंने कहा था कि ईरान के लोगों को आकर उभर के बाहर आना चाहिए। अब मैं जो दूसरी बात बता रहा हूं आपको, जहां तक सवाल ईरान की इजराइल की पोजीशन का है, अगर ईरान ये कहता है कि इजराइल ने हमारे ऊपर हमले किए और हमारे संप्रभुता को ये किया वो किया, हुती क्या है, हिजबुल्लाह क्या है, एग्जैक्टली
हमास प्रॉक्सी तो क्या उन्होंने है? किया। वो सब ईरान है। और वो हुती, हिजबुल्लाह, हमास पिछले कई दशकों से इजराइल की संप्रभुता पर हमला कर रहे हैं। उसका जवाब जब आपको मिल जाएगा तब मैं इसका जस्टिफिकेशन मांगूंगा। तब तक मेरा मानना यह है, मेरा सोच विचार में मेरा मानना यह है कि जो इजराइल ने किया वो 100% जस्टिफाइड है। 100% जस्टिफाइड है। बिल्कुल, अगर कोई प्रॉक्सी वॉर कर रहा है और पहले आप डायरेक्ट हस्तक्षेप किया तो फिर इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये संप्रभुता पर लड़ाई है? यानी आपको संप्रभुता की परिभाषा पहले डिफाइन करनी होगी कि आपकी संप्रभुता किसके किसके साथ जुड़ती है, आपका दायरा किसके किसके साथ है। एक और वॉर ब्रेकिंग आ रही है सर, जरा चलना पड़ेगा वॉर ब्रेकिंग की तरफ। वॉर ब्रेकिंग क्या आ रही है? इजराइल ईरान टकराव से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर कह रही है कि यूएनएससी में चीन, रूस, पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव पेश किया है। यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया गया है, बातचीत की अपील की, पेशकश की गई है, बिना शर्त सीज फायर, बिना शर्त सीज फायर के लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया यूएनएससी की बैठक में। महत्वपूर्ण यह बात है क्योंकि तीनों ही देश, पाकिस्तान, चाइना और रशिया की तरफ से यूएनएससी की में यह प्रस्ताव पेश किया गया है और कहा जा रहा है कि बातचीत हो, सीज फायर हो, बिना शर्त सीज फायर हो। लेकिन राव साहब, इसी ब्रेकिंग के साथ ये दो चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं? ये कह रहे हैं कि बातचीत हो, बिना शर्त की सीज फायर हो जाए, लेकिन क्या बिना शर्त के लिए ईरान राजी होगा या सिर्फ आप इजराइल से ही उम्मीद करते रहेंगे? क्योंकि ईरान ने तो अपना जो रुख है वो बता दिया है कि भाई हम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहे हैं, अब देखो हम क्या करने वाले हैं। तो हम सिर्फ इजराइल से उम्मीद लगाए बैठे, यानी हम पॉइंट आउट कर रहे हैं सामने वाले को, चार उंगली हमारी तरफ है। ये किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं बिना शर्त की बात? राव साहब देखिए, ये जो जंग इजराइल ने शुरू किया था तो किस मकसद से ये शुरू किया था? जब तक वो पूरी नहीं होती है तो इजराइल रुकेगा नहीं, और जब तक ये पूरी नहीं होती है, जब अमेरिका भी नहीं थे। इसके ऊपर मैं दो तीन चीज और बताना चाहता हूँ। ये जो अभी जो बमबारी हो रही है, इसके लिए 1 साल के पहले अमेरिका और इजराइल ने एक्सरसाइजेस किया था। इतना माइन्यूट प्लानिंग है ये जंग शुरू होने के पहले ही, कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स को डीम करना है और कौन से रास्ते पे अमेरिकन B-52 बमबारी कर सकता है, क्योंकि ये पहले से ही तय है कि ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स है इसको B-52 से जो पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स है ये B-52 लेकर आना है, उसी से करना है। तो ये पूरा प्लान करके पहले से ही किया गया है। और सबसे बहुत प्रॉब्लमेटिक ये है, 409 किलो का 60% एनरिच्ड यूरेनियम अभी मिसिंग है। IAEA बोल रहा है ये यूरेनियम मिसिंग है, और अभी भी तो दबे साहब आपके पहले प्रोग्राम में बोल रहे थे, और ये सच है कि 60% से वेपन्स ग्रेड में इसको प्यूरिफाई करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है। तो तब तक ये जो मटेरियल है, ये जब तक ये कंट्रोल में ना आए, कोई IAEA का ये है, ये खतरा बने रहेगी। ये खतरा, और इनके पास अभी मेरे हिसाब से तो आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी बहुत कम है, इसलिए तो उन्होंने बहुत कम कर रहा है। ये यूरेनियम मटेरियल का ये बहुत बड़ा रिस्क अभी भी रिस्क बना हुआ है, और इसीलिए ईरान की किसी भी बात पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किलों भरा है। भले ही रूस ये कह रहा है कि बातचीत हो, सीज फायर हो, बिना शर्त, लेकिन शर्त किसकी और बिना शर्त कौन आगे बढ़े ये भी तय करना जरूरी हो जाता है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने हम तक ये सारी बातें रखी और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स देश के सामने, दुनिया के सामने रखे। उम्मीद यही है कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है उस परिस्थिति में ये जंग बहुत ज्यादा ना चले तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर ये जंग चलती है तो नुकसान दुनिया का होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पुतिन भी भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मंत्र को आगे लेकर बढ़ना और उसको पूरी तरह से आत्मसात करना जो भारत करता आया है, क्या रशिया वो कर पाएगा? क्या ये बातें इजराइल और ईरान समझ पाएंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।